हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यू इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर से, जो कि आपका क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के थ्रू और इस टॉपिक के थ्रू आज हम देखेंगे कि भाई जो हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हेल्प से सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है और कैसे हमारे अकाउंटिंग के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, या क्या क्या चीज़ों को हमारा जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके समय ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारा जो आज की वीडियो है वो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और आज आपको इससे जो आप आगे अकाउंटिंग करेंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं आज अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियो। तो आइए देखते हैं अब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो आपको दिख रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए, ये हमारा सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गोइंग कंसर्न का मतलब चलते रहना। कोई भी जब हम अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस शुरू करने में हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि भाई वो साल दर साल वो हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रो करता रहे, उसकी ग्रोथ होती रहे और वो हमारा बिज़नेस आगे बढ़ता रहे। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई भी बिज़नेस शुरू करता है उसका मोटिव ये नहीं होता कि भाई आज मैं अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं उसको बंद कर दूँगा। कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिज़नेस शुरू करता है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे शुरू करता है। उसी के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है और अपनी एसेट्स को बिल्ड करता है। मीन्स कि वो ये चाहता है या वो ये सोच के बिज़नेस शुरू करता है कि भाई जो मेरी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी आगे मेरे इस बिज़नेस को करेंगी और मेरे बिज़नेस को ग्रो और एक्सपेंड करेंगी। तो बेसिकली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि हमें बिज़नेस लॉन्ग टर्म में करना है। उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम अपने बिज़नेस वेंचर को शुरू करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कहलाता है बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है आपका कि जो बिज़नेसमैन है और बिज़नेस, ये दोनों हमारी सेपरेट एंटिटी होती हैं। मतलब बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जो हमारा बिज़नेसमैन है और बिज़नेस है ये दोनों हमारी सेपरेट एंटिटी हैं। मतलब कि बिज़नेसमैन क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिज़नेस में। बिज़नेसमैन क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिज़नेस में, और बिज़नेसमैन को क्या देता है, उस कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। इट मीन्स कि बेसिकली जो बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो क्योंकि बिज़नेस कैपिटल रिसीव कर रहा है, क्योंकि बिज़नेस कैपिटल रिसीव कर रहा है किससे, बिज़नेसमैन से, तो ये बिज़नेस की क्या हो जाती है, एक तरीके से लायबिलिटी। तो ये बिज़नेस की क्या हो जाती है, एक तरीके से लायबिलिटी। तो इट मीन्स कि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई बिज़नेसमैन और बिज़नेस आर दी सेपरेट एंटिटीज़, और ये एंटिटीज़ क्या करेंगी कि भाई अपना बिज़नेस की कोई भी ट्रांजैक्शन को मिक्सअप नहीं करेंगे। मतलब कि जो बिज़नेसमैन है वो अपनी कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस की ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये हमारा बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो बिज़नेसमैन होता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उस पर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती है। और जब बिज़नेसमैन अपना पैसा विड्रॉ करता है, विड्रॉ जो अभी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझा था कि जब भी बिज़नेसमैन अपना पैसा विड्रॉ करता है अपनी फर्म से तो ड्राइंग के नाम से लिखा जाता है। तो वो जब भी बिज़नेसमैन क्या करेगा, बिज़नेस से पैसा विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग के नाम से विड्रॉ करेगा और बिज़नेसमैन को बिज़नेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का। थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमारा वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो हमारे बेसिकली जो प्रिंसिपल बनाया गया है ये इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जो हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स हमारी अकाउंटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से ले पाएँ। अब वो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन कैसे ले पाएंगे, जो भी हम बिज़नेस का फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, लाइक हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, P&L अकाउंट के थ्रू और बैलेंस शीट के थ्रू, जो भी हम नेट प्रॉफिट फर्म का, जो भी हम अपनी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी की कंडीशंस होती हैं वो एक इन्वेस्टर पता करना चाहता है जब वो अपने बिज़नेस में या आपके बिज़नेस में
पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। एक सप्लायर आपके बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि भाई जब वो आपको क्रेडिट पे सामान उधार दे रहा है, क्रेडिट पे सामान दे रहा है, तो वो ये चाहेगा कि भाई जो बिज़नेस है उसकी एसेट और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है हर साल, वो ये जानना चाहेगा। गवर्नमेंट अपने जो कंट्री में क्या ग्रोथ हो रही है उस बिज़नेस से, उसको जानना चाहती है। टैक्स अथॉरिटी, जो हमने पीछे यूज़र्स में पढ़ा था कि भाई कितनी टैक्स लायबिलिटी उनकी क्रिएट हो रही है, तो वो जानना चाह रही है। तो उसके लिए प्रिंसिपल कहता है कि भाई कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए हमें अपने अकाउंट्स में। जो हमारे अकाउंट्स के फॉर्मेट हैं वो फॉर्मेट हमारे कंसिस्टेंसी के साथ होने चाहिए। इट मीन्स कि वही फॉर्मेट, जैसे जो भी फॉर्मेट हमने डिज़ाइन किया है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का, बैलेंस शीट का या कैश फ्लो का, तो हमारे वही फॉर्मेट 2 साल, 3 साल या 5 साल तक चलते रहने चाहिए, जिससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको बार बार हमारे नए नए परफॉर्मेंस को समझने में दिक्कत ना हो। और जो बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी होती है, यदि हम बहुत जल्दी अपने परफॉर्मेंस चेंज करते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी और जो मार्केट में उसकी गुडविल होती है वो भी खतरे में आती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इतनी आसानी से उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल रखा गया है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये बोला जाता है कि अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको बहुत जल्दी चेंज नहीं करने, धीरे धीरे या कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आप अपने फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हो। और बल्कि उसको जब आप चेंज करेंगे तो अपने इन्वेस्टर्स को उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। देन है आपका एक्रूअल एजम्पशंस। एक्रूअल एजम्पशन ये हमारा क्या कहता है कि देखिए, कोई भी बिज़नेस हमारा जो है वो कैश और क्रेडिट के बेसिस पे होता है। मतलब यदि हम कोई बिज़नेस 100% कैश में करना चाहें तो वो हम बिज़नेस कैश में नहीं कर सकते, और हम कोई बिज़नेस 100% क्रेडिट पे यानी उधार पे करना चाहें तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो एक्रूअल एजम्पशंस हमारा ये कहता है कि भाई हमारा जो बिज़नेस होता है वो कुछ कैश में और कुछ उधार में चल सकता है। जैसा मान के चलिए हम 70% कैश में कर रहे हैं और 30% उधार में या क्रेडिट पे डील कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा एक्रूअल एजम्पशन कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई बिज़नेस कैन बी डन ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस। अब कैश एंड क्रेडिट बेसिस पे कैसे, कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो कैश में तो हमारी आ गई। अब मान के चलिए हम सप्लायर से कुछ सामान परचेज़ कर रहे हैं तो हमने क्रेडिट पे परचेज़ कर लिया, या हमने किसी को गुड्स सोल्ड करा तो वो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट पे सोल्ड कर दिया, और वो हमें कुछ टाइम बाद पेमेंट कर देगा। या जैसे मान के चलिए हमारे बिज़नेस के कोई खर्चे हैं, मान के चलिए हमें रेंट का पेमेंट करना है, अब वो रेंट का पेमेंट मैं अभी नहीं कर पाया तो एज अ आउटस्टैंडिंग मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा अपनी इसी ईयर की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में। तो दैट कॉन्सेप्ट सेज कि भाई एक्रूअल एजम्पशन के बेसिस पर ही हम जो क्रेडिट अकाउंटिंग है वो भी हम साथ ही साथ करते हैं यदि हमारे बिज़नेस में क्रेडिट अकाउंटिंग होती है तो। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मेरा रिलेटेड होता है हमारी फिक्स्ड एसेट से। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई जो भी हमारी एसेट है, लाइक मान के चलिए हमारा मोटर व्हीकल है, हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी हमने परचेज़ करी है और वो जिस ईयर में परचेज़ करी है तो उसकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके एक्चुअल प्राइस की या परचेजिंग प्राइस की हम उसी ईयर में बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने कोई एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी जो कि 2018 में मैंने अपना नया बिज़नेस सेटअप किया था, और 2018 में ही मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की और लगभग 1 करोड़ का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्लांट मैंने अपने बिज़नेस में लगाया। अब जो 2018 में मैंने अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी लिख दी कितने रुपए से, 1 करोड़ रुपए से। अब 2018 के बाद आज हमारा 2020 चल रहा है, तो 2020 में हमने क्या करा, 2 साल में उस पर कुछ ना कुछ डैप लगा होगा। लेकिन जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जो हमारा बैलेंस फॉरवर्ड हो रहा होगा उस प्लांट एंड मशीनरी का, वो हमारा उसकी जो परचेजिंग प्राइस थी जो कि 1 करोड़ रुपए अभी हमने बात करी, तो 1 करोड़ रुपए पे ही हम उसको शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, जो कि हम शुरुआत में हमने डेफिनेशन में भी देखा था और आगे भी हमने पढ़ा था जो भी हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह और सब में, कि भाई हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी के रूप में मेज़र हो सकती है, केवल और केवल हम उस ट्रांजैक्शन को ही अपने बिजनेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम कैश के रूप में मेज़र नहीं कर सकते, उसको हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में या अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
5 kg ऑफ रॉ मटेरियल या 1000 पीसेज ऑफ चेयर्स, 10,000 पीसेज ऑफ टेबल, तो ये इनको हम मनी में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इनको 1000 चेयर या मान के चलिए 10,000 टेबल्स, इन सबको हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यदि हम इसकी जगह पे कहते हैं कि 1000 चेयर एट द रेट 100 रुपीज़ ईच, तो ये मेज़र हो गई 1100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये की। 10,000 टेबल्स एट द रेट 200 रुपीज़ ईच, तो ये हमारी मेज़र हो गई 2 लाख रुपये की। इट मीन्स जब हमने इसे मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तभी हम इसको मनी के रूप में अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है मनी मेजरमेंट, कि बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड हो सकती है जब उसको हम प्रॉपर्ली मनी के रूप में मेज़र कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमारा वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम बात करते हैं कि भाई जो भी हमारे अकाउंटिंग बनाई जाएगी या जो भी हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे उसका एक फ़िक्स पीरियड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई उसका एक फ़िक्स पीरियड होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 पीरियड आपके डिसाइड किए, एक तो कैलेंडर ईयर और एक अकाउंटिंग ईयर। तो देखिए जो कैलेंडर ईयर होता है वो कैलेंडर ईयर हमारा जो होता है वो होता है हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और अकाउंटिंग ईयर आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये हमारा एक तो कैलेंडर ईयर होता है जिसमें हमारे कैलेंडर्स चेंज होते हैं, और एक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है जिसमें हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें हम टैक्स वगैरह अपना जो फर्म है या इंडिविजुअल पर्सन है वो अपना टैक्स का पेमेंट करते हैं या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसने ये बहुत नेसेसरी कर दिया है कि मैक्सिमम कंपनीज़ को अपने जो अकाउंट्स हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को बनाने होते हैं। और यही 1 अप्रैल से 31 मार्च को अकाउंट बनाने का मेन रीज़न ये भी होता है कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उस अकाउंटिंग के हिसाब से हमें 31 मार्च को टैक्स का पेमेंट करना है। लाइक इनकम टैक्स का सेटलमेंट करना होता है, हमें जीएसटी का सेटलमेंट करना होता है ईयर एंड में, तो वो सब हमें 31 मार्च के आसपास करना होता है। तो आज के टाइम में जो फर्म्स हैं वो अकाउंटिंग ईयर में ही अपने मैक्सिमम अकाउंट मेंटेन करने लगी हैं, जिससे उन्हें डबल अकाउंटिंग ना करनी पड़े। डबल अकाउंटिंग मतलब जैसे मान के चलिए कि कोई कैलेंडर ईयर में अपने अकाउंट्स बनाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, अब उसे जब टैक्स भरना है 31 मार्च को तो उसे 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने के खाते अलग से बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स अलग से मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे कि उसके लिए जो मेहनत है वो डबल हो जाती है। तो इसीलिए मैक्सिमम फर्म्स आज के टाइम में 1 अप्रैल और 31 मार्च को ही यूज़ करती हैं, और गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज़ कर दी है कि भैया आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही अपने खाते और अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करें। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि यदि सारी फर्म्स, चाहे कोई रेडीमेड गारमेंट की फर्म है, चाहे कोई मान के चलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की फर्म है, या मान के चलिए कोई प्रोडक्शन यूनिट है, या कोई भी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, तो यदि कोई भी बिज़नेस आपस में कंपैरिजन करना चाहता है तो उसका जो टेन्योर होता है और जो उसका टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। तो इस सेम टाइम पीरियड के हिसाब से क्या हो सकता है, हम कंपैरिजन में भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये बेस्ड होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड पे। नेक्स्ट हमारा डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन यदि हम करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 चीज़ें या 2 हेड इफ़ेक्ट करते हैं, या 2 चीज़ें हमारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए आप कुछ गुड्स, मान के चलिए आप मोबाइल परचेज़ करने गए, जब आप एक दुकानदार से, एक शॉपकीपर से या शोरूम से मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो मोबाइल परचेज़ करने जाने में आप क्या करते हैं, आपका एक तो क्या होता है कि भाई आप कैश दोगे शॉपकीपर को और उससे मोबाइल फ़ोन लोगे। इट मीन्स आपके पास से एक चीज़ गई, आइदर कैश आपके पास से गया, आउटफ्लो हुआ, और आपके पास मोबाइल फ़ोन इनफ्लो हुआ, मतलब मोबाइल फ़ोन आपके पास आया और कैश गया। इट मीन्स आपके अकाउंट से 2 चीज़ें इफेक्ट हुई, एक तो आपका कैश इफेक्ट हुआ और एक आपका मोबाइल फ़ोन इफेक्ट हुआ। इट मीन्स एक चीज़ आपके पास आ रही है और एक चीज़ आपके पास जा रही है। तो ये जो इफेक्ट होता है इस इफेक्ट को हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट और डुअल एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें आपकी कोई एक चीज़ डेबिटोरी होती है और कोई एक चीज़ क्रेडिटोरी होती है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी लेन देन करोगे तो उस लेन देन में 2 अकाउंट आपके मिनिमम इफेक्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज
और दैट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखते हैं हमारे आगे के कुछ प्रिंसिपल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमारा वो प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि जब तक हमारी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो जाती या जब तक हमें रेवेन्यू अर्न नहीं हो जाता तब तक हम उसको अपनी अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए मैंने कोई एक ऑर्डर दिया जो कि 1 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया था मैंने कि भाई मुझे गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल मेरा जो है मुझे 1 जनवरी को जो मैंने ऑर्डर दिया और ये मुझे रिसीव होता है मान के चलिए 20 जनवरी को। तो जो 1 जनवरी को मैंने जो ऑर्डर दिया है उसकी हमारी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग हमारी किसकी होगी? जो जिस तारीख को हमें जो हमारा रॉ मटेरियल है, जो हमारे गुड्स हैं, जो हमें रिसीव हो रहे हैं, तो उस डेट की हमारी एंट्री होती है। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि आज के टाइम में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, तो मान के चलिए हमने फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी और चीज़ से अपना सामान मंगवाया। आज हमने गुड्स के लिए क्या कर दिया भाई, अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे मान के चलिए कि एक कैमरा चाहिए। तो मैंने एक कैमरे के लिए ऑनलाइन जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन की साइट पे गया, मैंने कंपनी के कैमरे एनालिसिस करे और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। जब मैंने कंपनी के कैमरे को एनालिसिस करके उनको ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर मान के चलिए मैंने करा 1 जनवरी को। अब वो ऑर्डर जो मेरे को रिसीव हुआ वो हुआ मेरे को 20 जनवरी को। तो जैसे अमेज़ोन जिस कंपनी से मैंने जो ऑर्डर वो लिया था, तो जिस डेट पे उसका ऑर्डर डिलीवर हुआ उस डेट पे वो डिलीवरी को उसी डेट पे अपने रेवेन्यू में वो क्या करेगा, शामिल कर सकता है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब हुआ? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ आपका 20 जनवरी को जब गुड्स की डिलीवरी हो गई। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, जैसे 31 मार्च तक हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम अभी पेमेंट नहीं कर पाए, जो हमारे करंट ईयर के थे, और कुछ खर्चे ऐसे हम होते हैं हमारे जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो ऐसे खर्चे जिनको हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, उनको हम जो एडवांस हमने खर्चे पेमेंट कर दिए उनको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि बेसिकली दैट एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू आर दिस ईयर एक्सपेंसेस, और वो हमारे अगले साल के एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो वो हमारे कहलाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस हम उसमें से माइनस कर देते हैं। और जैसे मान के चलिए कोई खर्चे जो हमें इस साल पेमेंट करने थे बट हम उसको पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो खर्चे हम अपनी इसमें अकाउंटिंग में शामिल कर लेंगे, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी मार्च के महीने की ड्यू थी और वो अभी हम पेमेंट नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में, क्योंकि वो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंडिचर है। और जैसे मान के चलिए मैंने अपनी मोटर व्हीकल है उसका इंश्योरेंस करवाया, बट उसका इंश्योरेंस जो मैंने करवाया वो इंश्योरेंस मैंने ऐसा करवाया था कि वो 1 जुलाई को करवाया था और 31 जून तक 30 जून तक वो हमारा नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक वैलिड था। जब वो 30 जून तक वैलिड था तो अब क्या हुआ कि मेरा जो मैं अकाउंट क्लोज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 31 मार्च को। तो जब मैं अकाउंट अपने 31 मार्च को डिस्क्लोज़ और क्लोज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने 3 महीने का भी मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ है। तो वो जो 3 महीने का एडवांस है वो मैं अभी अपने इस ईयर के एक्सपेंसेस में शामिल नहीं करूँगा, मैं उसको माइनस कर दूँगा। और किसके नाम से माइनस करूँगा? प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। तो दैट इज़ नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो हमारे खर्चे केवल फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हैं, जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, उसी ईयर के खर्चे हम क्या करते हैं, उसमें अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ना कोई आगे का खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे और ना कोई पीछे का खर्चा इस साल हम अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो खर्चा जिस ईयर का है उसी ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो इनकम जिस ईयर की है उसी इनकम में उसी ईयर में रिकॉर्ड की जाएगी। तो दैट इज़ नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि देखिए कोई भी हम यदि अकाउंटिंग करते हैं तो उस अकाउंटिंग की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग हम कर रहे हैं
उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो वो जो भी हम एंट्री अपनी पास कर रहे हैं वो एंट्री हमारी वैलिड नहीं मानी जाती। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब कि जैसे वाउचर है, कैश का वाउचर होना चाहिए, आपने उधार में ट्रांजैक्शन करी है तो उधार का वाउचर होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, पेन स्लिप होना चाहिए, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये पता पड़े कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो बिज़नेस में अकर करी है। तो वो ट्रांजैक्शन के लिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन जब तक उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तब तक हम उसको उस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमारा ये होता है जो ये कहता है कि भाई हमें अपने अकाउंट्स की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जो हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, लाइक हमारे कस्टमर्स हैं, लाइक हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, या हमारे बैंकर हैं जिन्होंने हमें लोन दिया है, तो उन सबको हमारे अकाउंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। यदि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे छुपाते हैं तो ये रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट होता है। तो उसके लिए अकाउंटेंसी ये बोलती है कि भाई आपको अपने जो भी अकाउंट्स हैं उनके सारी नॉलेज, सारी चीज़ें आपको अपने शेयर करनी चाहिए यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ, जिससे कि वो आपके जैसे कोई इंसान आपको बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उस पर इन्वेस्ट करने से पहले आपकी फ्यूचर प्लानिंग, आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन, आपकी एसेट और लायबिलिटी की सिचुएशन, सारी चीज़ें उसके पास प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हों। ऐसा ना हो कि उसको ये लगे कि भाई आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट थी जो कि आपने छुपाई, और मुझे ऐसा लगे कि भाई कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि आप अपनी सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं, वो सब आपको शो करनी है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी जो है वो हमारे फुल डिस्क्लोजर का थोड़ा सा अपोजिट है। अपोजिट क्या होता है कि जो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो इन्फॉर्मेशन यदि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लाइक गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लाइक आपके मान के चलिए सप्लायर से रिलेटेड है, आपके इन्वेस्टर से रिलेटेड है, कस्टमर से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है, टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड है, तो आप दीजिए। बट यदि आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन की इन लोगों के लिए कोई भी रेलिवेंसी नहीं है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि आपका जो स्टॉक है उस स्टॉक का जो वैल्यू है मान के चलिए वो 1 लाख रुपए है, बट अभी उसकी वैल्यू गिर के जो आपके अकाउंटिंग में निकल कर आ रही है वो 90,000 निकल कर आ रही है। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहो तो दे भी सकते हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके स्टॉक की जो प्राइस है उसमें 19-20 का अंतर आपका चलता रहता है। तो ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी है। इसी के साथ जैसा मान के चलिए आपका कैश है, कैश में मान के चलिए आपका 10,000 रुपये का बैलेंस का अंतर आ रहा है कि भाई आपको 10,000 रुपये डिफरेंस आ रहा है आपके कैश के बैलेंस में। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को देनी चाहिए। तो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको रेलिवेंट लगती है वो आपको अपने यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को देनी चाहिए। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये कही गई है कि बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन अकाउंटेंट। मतलब इसमें ये बोला गया है कि ये अकाउंटेंट के डिस्क्रिशन पे है, और जो आपके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है सीए या जो भी है उसके डिस्क्रिशन पे है कि भाई वो ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को देता है या नहीं देता है। वो उसका पर्सनल जजमेंट होता है कि भाई ये उनके लिए बेसिकली फीजिबल होगी या नहीं होगी, या इसकी कोई रेलिवेंसी उनसे नहीं है, तो वो अपना पर्सनल जजमेंट लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें लगता है कि भाई रिलेटेड नहीं है उसको वो ना दे। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा होता है। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई जो हमारा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लॉसेस होते हैं वो लॉसेस तो हम शो करते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस वगैरह, बट जो अनएक्सपेक्टेड इनकम हमें होने के चांसेस होते हैं हम उनको शो नहीं करते। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म के अंदर।
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यदि हम बहुत शुद्ध और नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, कंजर्वेटिज्म का मतलब पुरानी सोच। पुरानी सोच मतलब कि जैसे मान के चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे जैसे हम लोग हैं, आज की यंग जनरेशन क्या करती है कि भाई मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं तुरंत अपने पेरेंट्स से डिमांड कर देता हूँ कि भाई मुझे एक नया मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि भाई अभी तो लिया था, तो अब क्या ज़रूरत है लेने की। तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर इज़ इनसिक्योर। आप अभी जो फिजूल खर्ची है, एक्सपेंसेस हैं, उनको थोड़ा कम करिए और वो आपके फ्यूचर में आपके काम, जो पैसा आपने बचाया है, सेव किया है, वो पैसा आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो सेम यही हमारा प्रिंसिपल होता है जो कहता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि भाई फ्यूचर अनसिक्योर है, इस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको आज ही से अपनी कोई सेविंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो आपके बिजनेस में फंड्स होते हैं, लाइक जर्नल रिजर्व है, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व है, जो आप अभी आगे 12th में पढ़ोगे, तो ऐसे रिजर्व, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये सारे रिजर्व आपके इसी प्रिंसिपल के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की पूरी वीडियो थी, जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इनके यूजेस और इनकी रेलिवेंसी टू दी अकाउंटिंग आज हमने समझी। आप आगे की वीडियोस को देखने के लिए आपने यदि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हम आगे आपके लिए जो नई वीडियो लेकर आएंगे वो आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड होगी, जो कि हमारा, जिसमें हम आपका टॉपिक कवर करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू।